93 साल की उम्र में रोमिला थापर दुखी हैं। वही रोमिला थापर उर्फ भारत की लेडी जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने जीवन भर काल्पनिक इतिहास की किताबें लिखकर स्वयं को किसी भारत भाग्य विधाता से कम नहीं समझा। उन्हें इस बात का सदा विश्वास रहा कि उन किस्से कहानियों को भारतवर्ष द्वारा इतिहास मान लिया जाएगा जिन्हें वे लिखेंगी। पर कहते हैं ना, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और यही बात फिर से साबित हुई। कालखंड का चक्र ऐसा बदला कि पिछले 11 वर्षों से वे जार जार रो रही हैं। हाल ही में रोमिला थापर ने एक लेक्चर में कहा, जेएनयू में शैक्षिक मानकों का बने रह पाना बड़ा कठिन हो गया है। मानकों को कम करने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कम योग्य लोगों को फैकल्टी नियुक्त किया गया है। पहले से नियुक्त प्रोफेसर को हटाने का प्रयास किया गया है। इन संस्थाओं को बनाने वाले लोग आज इस बात से हैरान परेशान हैं। पहला तो सवाल यही है कि भारत में किसी भी संस्था को बनाने का भरम पालने वाले लोग हैं कौन? पिछले 50 साल से यही वामपंथी लॉबी जेएनयू में शिक्षा के कथित मानक तय करते रहे। सब कुछ ऐसा था कि जैसे घर की डाइनिंग टेबल पर सिलेबस, नियुक्ति और पाठ्यक्रम बांटे जा रहे हों। और पढ़ाया क्या जाता रहा? इतिहास पढ़ाने के नाम पर कोई आर्य आक्रमण सिद्धांत थोप रहा था, कोई नालंदा को ब्राह्मणों द्वारा जलाया हुआ बता रहा था। बच्चे कुछ कथित योग्य प्रोफेसर मुगलों को महान बता ही चुके थे। आज रोमिला थापर कह रही हैं कि सोशल साइंस और अन्य मुद्दों पर जेएनयू में रिसर्च की आज़ादी खत्म हो रही है। शिक्षकों को वो नहीं पढ़ाने दिया जा रहा जो वो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, रोमिला थापर कौन से रिसर्च की बात कर रही हैं? दशकों तक रिसर्च का मतलब यही था कि अगर आप वामपंथी नैरेटिव से सहमत हैं तो ही आपकी थीसिस पास होगी, जनरल में छपेगी। यदि कोई भारतीय दृष्टिकोण अपनाए तो उसे कम्युनल कहकर किनारे कर दिया जाता था। और ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान रोमिला थापर जैसे लोगों द्वारा ही चलाई जाती रही। वैसे दोस्तों, किसी उद्देश्य के लिए आपने अपना जीवन खपा दिया और जीवन के अंतिम वर्षों में जब वो सपनों का महल ढहता हुआ दिखे तो पीड़ा होनी स्वाभाविक है। ये पीड़ा इसलिए भी अधिक बढ़ गई है क्योंकि इनके तैयार किए गए प्रोडक्ट्स भी ढंग से लॉन्च नहीं हो पाए। रोमिला थापर उमर खालिद का नाम न लेते हुए कहती हैं कि सत्ता की आलोचना करने के लिए छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ छात्र तो 5-5, 6-6 साल से कैद हैं बिना किसी मुकदमे के। क्या उम्र के इस पड़ाव में उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है? क्या उनको किसी ने बताया नहीं कि उमर खालिद की गिरफ्तारी दिल्ली दंगों में षड्यंत्र के आरोप में हुई है? दशकों तक जेएनयू समेत तमाम विश्वविद्यालयों में यही संस्कृति रही कि विश्वविद्यालय पढ़ाई से ज्यादा प्रोपेगेंडा का अड्डा बने रहे। लेकिन आज ये साम्राज्य रोमिला थापर की आंखों के सामने पतन की ओर है। वे कहती हैं कि इतिहास की सामान्य जानकारी लोगों में कम है, इसीलिए इतिहास को निशाना बनाया जा रहा है और बदला जा रहा है। जी हाँ, यही तो आप लोगों ने किया। रोमिला थापर और उनके साथियों ने ही दशकों तक पाठ्यक्रम और किताबों के जरिए भारत के गौरव को सिस्टमैटिकली मिटाने का काम किया। वैसे तो रोमिला थापर के इतिहास लिखने पर बताने के लिए कई पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इस एक एग्जाम्पल से उनका स्तर समझिए। एक कार्यक्रम में वे कहती हैं कि जब युधिष्ठिर को राजा बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने राज सुख त्याग दिया, और युधिष्ठिर की इस भावना के पीछे अशोक की प्रेरणा थी। For instance, the most recent work on this has been in a section of the Mahabharata, the Shanti Parvan, when one of the heroes, Yudhishthir, is asked to take over the kingship, and he says, "No, I don't want to be king. I want to be a renouncer. I'm going away." And he is then persuaded slowly and gradually. And the whole discourse is one on kingship and renunciation, which is of course a fundamental discourse in Buddhism, power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthir had in mind the image of Ashoka when he said, "I don't want to be king." अरे भाई, कहाँ रह गए अशोक और कहाँ युधिष्ठिर? हजारों साल आगे जाकर टाइम मशीन में युधिष्ठिर सिर्फ रोमिला थापर के इतिहास में ही प्रेरणा ले सकते हैं।
ठीक यही काम इनके साथियों ने किया। इरफान हबीब, DN झा, बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, शैला भट्टाचार्य, कुमकुम राय, नंदिनी सुंदर, ऐसे कई नाम हैं जो वर्षों तक शोध संस्थानों में लेफ्ट लॉबी को मजबूत करते रहे। इन लोगों के लिए ही शिव मिश्रा जी ने साल 2013 में जो लिखा था वो आप उनकी इस ट्वीट में देख सकते हैं। बहुत सारी स्थापित मान्यताएं ध्वस्त होने का समय आ रहा है। बुद्धिजीवियों ने खुद को रीइन्वेंट नहीं किया तो समय द्वारा रौंद दिए जाएंगे और आज रौंदे जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस लेफ्ट ब्रिगेड का अकादमिक और वैचारिक एकाधिकार टूट चुका है। ये लॉबी जो खुद को प्रगतिशील और सेक्युलर बताकर इतिहास का सौदा करती थी, अब रुदाली बनकर रो रही है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि भारत अब बौद्धिक गुलामी से मुक्त हो रहा है। धन्यवाद।